कहते हैं मोहब्बत सिर्फ गुलों की खुशबू या चांदनी रातों की बातें नहीं, कभी कभी मोहब्बत तलवार की धार पर लिखी गई एक कविता भी होती है। तो आज इश्क बाजियां में मोहब्बत के एक अलग रंग से आपको मैं रूबरू कराने वाली हूँ। हेलो हाय, रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत, शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां, जहाँ बहुत सारी बातें होने वाली हैं। लेकिन आज इस मोहब्बत की बातें होने वाली हैं जो मुल्क के लिए है, जिसमें जज्बात हैं लेकिन शौर्य के, जिसमें लफ्ज नहीं वीरता की गरज है। क्योंकि आज विश्व कविता दिवस है और मेरे साथ वीर रस के 3 उच्च कोटि के कवि यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं श्री समोद चरोरा जी, एक कमांडो के हौसले को शब्दों में गढ़ने वाले कवि। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीत जी। जी, मेरे साथ हैं श्रीमती स्वदेश चरोरा जी, जिनकी कविताएं संवेदनाओं का सुंदर दस्तावेज है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मेरे साथ हैं सचिन मेहता जी, जो अपनी लेखनी से समाज के हर पहलू को छू लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके दर्शकों के लिए हम कुछ सैनिकों से और पेट्रोटिज्म रिलेटेड बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का एक खास एपिसोड होने वाला है वतन की मोहब्बत। और सबसे पहला सवाल मेरा समोद सर से ही है जी। सर, आप सेना के मैदान से कविता के मंच तक आए हैं जी। तो वो पहला लम्हा क्या था जब आपने महसूस किया कि आपके जज्बात अब सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम से अपनी आवाज उठाएंगे? असल में क्या है कि जो ये काव्य के अंकुर हैं, ये मेरे अंदर जो पहली बार स्फुटित हुए वो हुए युद्ध के मैदान में। हाँ जी। यानी कि मैं जब श्रीलंका में था, 87-88 की बात है जी। तो वहाँ बहुत ही कंडीशन ख़राब थी उस समय। बहुत ग्राउंड में भी आमने सामने की लड़ाई भी थी और माइंस भी थे, एयर स्ट्राइक भी होती थी, तो हमें अपने खुद को बचाना बड़ा भारी होता था। तो रात के समय उस टाइम काका हाथरसी जी को सुनते थे जी। और उनको सुनते सुनते ही मन को आनंद तो आता ही था, अंदर से कविता भी निकलनी शुरू हो गई थी। जी जी। तो वहीं से शुरुआत हुई। हाँ। और ये जो मेरा काव्य का प्रेम है, काव्य के प्रति जो मेरा इश्क है जी, ये युद्ध के मैदान में ही निकल कर आया जी। सर, कोई कविता जो आप अभी इसी वक्त सुनाना चाहते हो हमारे लिसनर को, तो वो हम जरूर सुनेंगे आपसे। जी 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 जी। बात जब सैनिकों की है, हाँ जी, और हमारे देश के उन जांबाज सिपाहियों की जो आज हमारी सरहदों पर माँ भारती की रक्षा में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ जी, तो मैं अपने इश्क को उनके प्रति जग हाजिर करता हूँ। सुनिएगा, मैं चूंकि खुद भी सैनिक हूँ, हाँ जी, और उनके लिए कहता हूँ कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। हाँ, अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। क्या बात है, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। अब मैम के पास चलते हैं। मैम, आपसे भी यही सवाल करेंगे, वो कौन सा लम्हा था जब आपने महसूस किया कि आपको अब कविता लिखनी चाहिए? कब आपने सबसे पहले अपनी कविता लिखी? मैं आरएसएस से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मेरे घर में शाखाएं लगती थी जी। तो मेरे पापा जी के पास आसपास सब स्वयं सेवक होते थे और मेरा नाम भी उन्हीं ने नामकरण किया था, स्वदेश जी। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि मेरा नाम स्वदेश है और स्वदेश होने का मतलब तो कुछ ओज से संबंधित है, मुझे लिखना भी चाहिए। हालांकि मैं बाद में आके सभी रसों में लिखती हूँ, लेकिन ओज मेरी मेन मुख्य धारा रही है। तो मैं बीच बीच में स्कूल विद्यालय की एंकरिंग में कविताएं लिख देना, किसी भी स्क्रिप्ट लिख देना, किसी के लिए भी कोई भी चलते फिरते बता देते मेरी बिटिया को पोएम की जरूरत है, विद्यालय में जा रही है, तो मुझे आते कांटेक्ट करते, मैंने लिख दिया 8 पंक्तियां, तो किसी को पुरस्कृत हो जाना वो मुझे बल प्रदान करता है। और समोद जी तो थे ही, इनकी चिट्ठियों में जो कविताएं आती थी मेरे पास, क्योंकि उस समय हम श्रीलंका में दूरियां थी हमारे बीच, जी जी, तो चिट्ठियों में कविताओं के रूप में आती थी, तो उन्हीं का प्रत्युत्तर रूप में हमें आपस में ही कविताओं का आदान प्रदान होने लगा था। जी। तो कोई ऐसी कविता जो आपने सर के लिए लिखी हो, वो मैं सुनना चाहूंगी आपसे, तो देखिए। जी जी जी, सुनिएगा। सरहदों का नाम। तो मेरे से मेरी सखियां क्या कहती हैं कि जो कुछ सखियां ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे आसपास होती नहीं है शादी के वक्त और बाद में मिलती हैं, कहती आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो मैंने उन्हें पंक्तियां सुनाई थी जी। सादगी में शबाब ढूंढा है, झुरमुटों से गुलाब ढूंढा है, जिंदगी जिन से खूबसूरत है,
सरहदों का नवाब ढूंढा क्या बात है, क्या बात है, सरहदों का नवाब ढूंढा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर कैसा लगा था ये कविता सुनकर? अरे आनंद बहुत अच्छा लगता है, कोई शक नहीं इसमें। जी जी। अभी हम सचिन सर के पास चलते हैं। सर आप समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, योगदान देते हैं समाज के लिए, तो आपने कैसे सोचा कि आपको कविता लिखनी शुरू करनी चाहिए? वो कौन सा मोमेंट था जब आपने कविता लिखनी शुरू की थी? इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ जी। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, पुरानी स्टोरी है ये कह सकता हूँ। हाँ जी। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, जब मैं 8th क्लास में था, 8वीं कक्षा में, हमारी सिलेबस का करिकुलम का एक पार्ट होता था जिसमें डॉक्टर श्री हरवंश राय बच्चन जी की कविताएं होती थी हिंदी की बुक में, हिंदी सब्जेक्ट में। वो कविताएं मैं पढ़ता था और उससे मन में कुछ भाव आते थे। बहुत इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कविताएं रही डॉक्टर बच्चन की, और उनसे जो मन में भाव आते थे मैं उनको अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिख लेता था। हाँ जी। और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, उनको थोड़ा सा मीटर में करने की कोशिश की, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, एज ज़्यादा हुई, तो मुझे मेरे गुरु मिले, मेरी गुरुवानी मिली, जो यहीं आपके आसपास बैठे हैं। क्या बात है। तो उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आज डॉक्टर समोज चरोरा जी, गुरु जी के मार्गदर्शन में, और डॉक्टर मिसेस समोज चरोरा जी, स्वदेश चरोरा जी हमारे बीच हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं इस पोइट्री में आगे बढ़ा और मीटर में और तरन्नुम में कोशिश की इस पोइट्री को कुछ समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करने की। क्या बात है। सर आज तो आपके दोनों मेंटोर यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई कविता जो आप दोनों को डेडिकेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं आपसे सुनना चाहूंगी। अच्छा, ये अच्छा है आपने मौका नहीं जाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेडिकेट करते हैं दोनों को, और प्लस हमारे आज पेट्रोटिज्म पे बात कर रहे हैं, सैनिकों पे बात कर रहे हैं, और डॉक्टर समोज चरोरा जी हमारे कमांडो भी हैं, सैनिक भी हैं, और काफ़ी कुछ मैंने अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से सीखा है, और गुरु भी हमारे पेरेंट्स समान ही होते हैं, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो कुछ 4 पंक्तियां मैं ऐसे रखूँगा कि जड़ों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं, और नई शाखा, नए पत्ते, नए फल दूर होते हैं। क्या बात है। लेकिन उसी परिवार के बच्चे, एक सैनिक के लिए देश ही उसका परिवार है, भारत माता ही उसकी माँ है, और देश के जितना लोग हैं, इस देश में बॉर्डर के अंदर जितने लोग हैं, सीमाओं के अंदर जितने लोग हैं, वो इस सैनिक के लिए उनका परिवार होते हैं। बिल्कुल। तो जड़ों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं, और नई शाखा, नए पत्ते, नए फल दूर होते हैं, लेकिन उसी परिवार के बच्चे करें माँ बाप की सेवा, जहाँ पर संस्कारों के कलश भरपूर होते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, और आज हमारे साथ बहुत ही 3 दिग्गज कवि बने हुए हैं जिनसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब मैं मैम आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। एक कवित्री होने के नाते जो आप सबको परोस रही हैं, अच्छा कभी ऐसा लगा है मैम आपको कि बहुत मुश्किल है एक कवित्री के लिए अपनी कविताओं को आगे करना, क्योंकि जो मेल हैं वो कवि ज़्यादा हैं, फीमेल जो कवि हैं वो बहुत कम है, तो कभी ऐसा मुश्किल लगा है आपको? कुछ स्ट्रगल ऐसी फेस करनी पड़ी कभी आपको ऐसे? मैम स्ट्रगल, संघर्ष तो होते हैं सभी के जीवन में। मैं विद्यालय में शिक्षिका थी जी, तो ये भी अपने जॉब के दौरान अपने ऑफिस में और मैं अपने में, तो मैंने क्या सोचा कि घर आके काम भी बहुत होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, तो मैं स्कूल यात्रा में जो बस का प्रयोग करती थी, तो वो मेरा करीब आधा घंटे, पौना घंटे जाता था। हाँ जी। तो मैंने अपने 700 दोहे उस बस की यात्रा में ही रचे, जो मेरी दोहा सप्तशती जी, रिश्ते रिश्ते आए हैं। हाँ। तो उसमें क्या किया मैंने, मैं आते जाते मैं 4-6 रोज लिखती रहती। हाँ जी। वो स्टोर करती चली गई, तो 700 हो गए, तो मैंने किताब बना ली। क्या बात। फिर मैंने क्या सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, समय बेशक कम मिले, क्योंकि कौन सी जिम्मेदारी हम छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जीवन साथी को तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा नैतिकता ही नहीं कहेगी कि हम इग्नोर कर दें। जी। तो हमें समय चुराना पड़ता है। टाइपिंग सीखने के बाद जहाँ भी मिले, कहीं खड़े हैं वेटिंग में, जहाँ भी लगे वहीं शुरू हो गई, 4 लाइन हो गई, एक घर जोड़ लेंगे। समय यदि हम चाहे तो निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि समय नहीं निकाला जा सकता, बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर उसकी तमन्ना है किसी कार्य को। हाँ जी।
सारी बातें चल रही हैं, तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर समोसा, मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। आज के दौर में सोशल मीडिया पर जो ये शायरी और कविताओं का क्रेज बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इससे शायरी या कविताओं की जो गहराई है वो कम हो रही है, या नए अंदाज में कविता को लोगों के और करीब लेकर आ रही है? क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, इसमें दोनों चीज हैं। हाँ जी। जो कविता की जो मूल विधा थी और जो कविता का जो रस है, हाँ जी, अब ये एतुकांत कविताएं जो आ रही हैं, अपने भावों को लिखने का जो तरीका बदल रहा है, हाँ जी, ये कहीं ना कहीं हमें रस भी, मतलब जो रस आना चाहिए कविता में, वो आनंद नहीं उसमें। हम जरूर भावों में जरूर डूबा जा सकता है और भावों का प्रदर्शन जरूर है, लेकिन जो सही मायने में कविता है, जिसके अंदर विषय को लेकर उसका रस और श्रृंगार सारा कुछ जो संभल कर जो तैयार होकर कविता आती है अपनी मूल रंग में, तो उसका एक अलग आनंद होता है। और जैसे कि पहले जितने भी हमारे कवि हुए हैं, सभी छंदबद्ध कविताएं लिखते थे, उनके विषय अलग होते थे, रस अलग होता था, छंद अलग होता था। और अब क्या है कि अब हर चीज को एक ही लाइन में सीधा गद्य में लिख दिया, और उसमें चाहे श्रृंगार की बात कर लो, तो नए बच्चों को क्या है कि थोड़ी मेहनत न करनी पड़े और हम कविता लिख दें, ऐसा उनका मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं कविता के ही रूप में जब आएगी, तो जब ही उसका ये पल भर के लिए बदलाव हो सकता है, हाँ जी, लेकिन हम उसके मूल को नहीं छोड़ सकते, हाँ जी, और मूल ही रहेगा। कविता का जो पूरा श्रृंगार है, वो अगर हो उसमें, तो आनंद उसी का आता है जी। तो मतलब गहराई जो है वो कम होती जा रही है कविता की, इस तरह की जो कविता आ रही है सामने। सचिन सर, आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे ये सवाल मैंने सर से पूछा है, मैं आपसे, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है बट सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो जो हमारी धरोहर है, जैसे सर ने कहा कि वो पहले जो बात हुआ करती थी वो अब नहीं है, तो इसको हम बरकरार रखने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि वही बात रहे, जो कवि नए आ रहे हैं वो उस तरह की कविताएं लिखें जो पहले कभी हुआ करती थी? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? मीडिया क्या ऐसा कर सकता है? आम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है आजकल ये तो हमारे व्यूअर्स या हमारे जो लिसनर्स हैं जी, उन पे भी डिपेंड करता है, हाँ जी, कि उनको सुनना क्या पसंद है, उनको देखना क्या पसंद है। आज की एनालिसिस ये बोलती है कि लोग घर में ज्यादा डिप्रेस रहते हैं और बाहर निकल के वो कहीं खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर में खुश रहना चाहिए और बाहर तो खुश रहना ही चाहिए, राइट? क्योंकि बाहर चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, चुनौतियां मिलेंगी, कठिनाई मिलेगी, तो उस कठिनाई से बचने के लिए उसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि जब आप घर पे रहें तो खुश रहें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स जब ये चाहेंगे कि उनको सच में कुछ साहित्य सुनना उनके कानों को पसंद है, उनकी आंखों को कुछ ऐसा देखना पसंद है जहां कवि जब मंच से बोल रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो साहित्य के ऊपर अपने भाव प्रेजेंट कर रहा है, हाँ जी, तो ये कुछ व्यूअर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और साथ ही साथ प्रेजेंट करने वाले जो कवि हैं, जो हमारे युवा कवि हैं, मैं तो कहूँगा उनको अपने ऐसे मेंटोर्स बनाने चाहिए जो चुटकुले भी ज़रूरी हैं, हंसना भी लाइफ में ज़रूरी है, हाँ जी, चुटकुले मंचों से होने चाहिए, लेकिन चुटकुलों के साथ साथ कविता और साहित्य पे ज़्यादा फोकस युवाओं को देना चाहिए। और आई थिंक मैसेज एक अच्छा जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका ये भी हो सकता है कि जो नए कवि हैं, कवित्री हैं नई, उन्हें ऐसे मेंटोर्स बनाने चाहिए जो साहित्य में परिपक्व हों, जो एज्ड हों, थोड़े सीनियर्स हों, और साहित्य जिन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया हो, बहुत पढ़ा हो, और जो समझा सके साहित्य है क्या, कविता है क्या, कविता में कितने छंद होते हैं, कि कैसे व्याकरण का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों तरफ से ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ सचिन सर, आपसे एक मैं बहुत ही प्यारी सी, कोई आपके दिल के करीब जो कविता है वो जरूर सुनना चाहूंगी। श्योर, धन्यवाद। आपने मेरे दिल के करीब की कविता को पूछा, और मैं देश के सैनिकों को ही कुछ छंद में कहना चाहूंगा कि भारतीय सैनिक हैं ये, शौर्य के प्रतीक हैं ये, देश की रक्षा में ये तो मौत से लड़ जाएंगे। क्या बात है। और देश की सेवा की खातिर भूल जाएं सुबह शाम, दुश्मनों के सामने पहाड़ से अड़ जाएंगे, और सरहदों पे घूमते हैं देश का सम्मान लिए, अरी की डरा के नई गाथा गढ़ जाएंगे, अरी को डरा के नई गाथा गढ़ जाएंगे, और हाथ में तिरंगा लेके सरहदों को पार कर समर को जीत के सुमेरु चढ़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और आज हमारे साथ
बहुत ही 3 दिग्गज कवि बने हुए हैं जिनसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैम, आप पर आते हैं। अक्सर कविताओं में जिंदगी के छोटे छोटे पल छिपे होते हैं, जो बातें हम शायद नहीं कह पाते वो हम अपनी कविताओं के थ्रू कह देते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल लोग छोटी छोटी खुशियाँ और जैसे सचिन सर ने भी अभी कहा, रिश्तों की जो अहमियत थी उसको भूलते जा रहे हैं? बिल्कुल मैम, हम नई पीढ़ी को किसी भी तरह परोस सकते हैं कविताओं में। जैसे कि मैं विद्यालय में पढ़ाती थी, अलंकार, समास, उपसर्ग, सारी चीजें मैं कविता बना देती थी, उनके नियम डाल देती थी उसमें। हाँ जी। तो मैं शुरू करती थी, आज अलंकार पढ़ेंगे, तो उसकी पहले कविता में डालती थी और बोर्ड पे लिखती थी। बच्चे कहते मैम कविता कैसे बन गई? अब देखो कविता भी ढूंढ, अलंकार की परिभाषा भी पढ़ा रही हूँ और उसी के थ्रू पढ़ लीजिए आप। तो उसे 4 पंक्तियों में उसकी परिभाषा रखने ना बड़ा आसान था, बहुत आसान हो जाता था। समास की परिभाषा, जो भी कुछ है हम उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को हम रोचकता के साथ प्रस्तुत कर देंगे तो वो आत्मसात कर लेगी सब चीजों को। उन्हें इस तरह ना छोड़ा जाए, उन्हें एक मौका हमें देना चाहिए। जो पीढ़ी हमारी घर से संस्कार नहीं मिलते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम शालीनता से बोल सकते हैं, तो हमें कोशिश की जा सकती है, विद्यार्थियों द्वारा भी की जा सकती है और शिक्षकों द्वारा भी की जा सकती है। समू सर, आपसे एक सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगी। कहते हैं ना कविताओं में सच्चाई होती है, अभी इसी पर बात चल रही है जो हर किसी को महसूस होती है। क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लिखते वक्त आपने समाज के प्रति अपने गुस्से या दुख को जाहिर किया हो? ऐसा कुछ लिखा है आपने? हाँ, ऐसे बहुत लिखी हुई है। देखो, अब कविता का जो हाल है, हाँ जी, यानी कि जो हमारे बड़े मंचों से बड़े कवि बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित करके और जब अपनी कविताएं रखते हैं, एक बहुत बड़ा कविता का मंच है जहाँ से सही संदेश जाना चाहिए। तो इस विषय पर जो भी बात चल रही है, हाँ कि भाई कविता किस रंग की होनी चाहिए, आपके नए बच्चे कैसे लिख रहे हैं, हाँ। और कविता को किस तरह से पेश किया जा रहा है, तो मैं क्यों ना कविता में ही बताऊंगा आपको। बिल्कुल सर। इस बात को गद्य में ना कहकर, हाँ। अगर मैं रस के साथ और वो कहूँ तो हो सकता है आप जल्दी समझेंगे। बिल्कुल सर। और एक घनाक्षरी छंद है, उसमें हास्य रस के पुट लेते हुए मैं ये बात आपको उत्तर दे रहा हूँ, सुनिएगा। जी सर। कि आने वाली पीढ़ी यदि ग्लैमर की दास हुई, कि आने वाली पीढ़ी यदि ग्लैमर की दास हुई, कविता के द्वारा फेस पैक बेचे जाएंगे। क्या बात है। और ग्लैमर के लिए तो टिकट भी हवाई होंगे, कविता को रोडवेज बस में बैठाएंगे। और कविता के लिए सिर्फ कविता करेंगे कवि, कविता को कविता का भाव समझाएंगे। और ग्लैमर को देखने का भूत नहीं उतरा तो बूढ़े कवि कविताएं किसको सुनाएंगे, बूढ़े कवि कविताएं किसको, क्योंकि आजकल कविता का कम ग्लैमर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो इस चीज, अब हम मूल भाव है हमारा कविता, उस पर ध्यान कम है, और एक बगैर उसका जिसमें कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मनोरंजन खोजने का और हम कोशिश करते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है। जी, क्या बात है सर। अभी यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत शो है इश्क बाजियाँ, और आज हमारे साथ बहुत ही 3 दिग्गज कवि बने हुए हैं जिनसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात जिसे मुझे ऐसा लगता है बहुत नॉर्मल जो लोग हैं वो गुस्से में समझाएंगे, आपने वो कितनी हंसी में लोगों को समझा दी है। सचिन सर, आपसे भी एक सवाल है। ये सवाल वैसे मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे मैं दोबारा करना चाहूंगी। आपके शब्द जो है वो समाज को जगाने का काम करते हैं। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि कवियों को और कविताओं को क्या वो पहचान मिल पा रही है? कवियों को पहचान तो बहुत ही अच्छी मिल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग, जो सीनियर कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं समाज में, उनको शायद उतने मंच नहीं मिले होंगे कंपैरेटिवली आज जितने मंच कवियों को मिल रहे हैं। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। अगर कोई कवि चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी कविता प्रेजेंट करना चाह रहा है तो सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अनेकों प्लेटफॉर्म हैं जिन पर वो अपना खुद का भी एक फॉलोअर बेस बना लेता है बहुत जल्दी से। तो प्लेटफॉर्म्स की कमी तो आज के समय में नहीं है। बस ये है कि राइट मैसेज समाज को कन्वे हो, है ना जी। तो कोई कविता अगर इस पर आप इसी टॉपिक पर या कोई और कविता अगर आप सुनाना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक भी यही है और कविता भी इससे रिलेटेड ही है जी। मैं तो कहूँगा जब हमारे सैनिक सरहद पे होते हैं तो उनके मन में कैसे भाव जगते होंगे, क्योंकि सरहद पे आप जब जाते हैं
हमारे बीच कमांडो साहब भी बैठे हैं, तो उस समय ये सोच के जाते हैं कि शायद मैं वापस दोबारा ना आ पाऊँ, शायद मैं अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को दोबारा ना मिल पाऊँ। हाँ जी। तो ऐसा क्या उस सैनिक के मन में भाव जागृत होते होंगे, वो कैसे अपने आप को इंस्पायर और मोटिवेट करता होगा। तो ये एक सैनिक के मन के भाव मैंने अपने कविता में लिखने की कोशिश की। ये हमारे युवाओं को भी जा सकता है जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ में चुनौतियाँ, चैलेंजेस आए और थक के हार गए, बैठ गए। तो ये मेरे मन के भाव भी हैं और ये सैनिक के मन के भाव भी हो सकते हैं, युवाओं के लिए भी है कि ललकारे मुझको भटकाएं, ये उनकी औकात नहीं। चैलेंजेस को हम इतना चैलेंजेस को डिमोटिवेट कर दें, खुद को डिमोटिवेट करने की बजाय, कोई भी चुनौती आए, कोई भी ललकार हमारे सामने आए तो हम उसको डिमोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि ललकारे मुझको भटकाएं, ये उनकी औकात नहीं, और मुश्किल हो या नामुमकिन हो ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल हो या नामुमकिन हो ऐसी कोई बात नहीं, और सिद्धांतों को अपना करके मिलकर के चलना होगा, और मुश्किल से मुश्किल राहों पर भी आगे बढ़ना होगा, और दृढ़ निश्चय से डिगा सके ऐसा कोई जज्बात नहीं, मुश्किल हो या नामुमकिन हो ऐसी कोई बात नहीं, और मन से भय को दूर हटा के रखे दृढ़ विश्वास को, मन से, क्योंकि मन ही है आपको, मन ही आपको ऊपर उठाता है और मन ही आपको नीचे गिरा देता है। तो मन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, नीडर होके कैसे रहा जा सकता है कि मन से भय को दूर हटा के रखे दृढ़ विश्वास को, और नदियों के रुख को हम मोड़े और पर्वत के एहसास को, और देख चुनौती को डर जाए मन के ये ख्यालात नहीं, और मुश्किल हो या नामुमकिन हो ऐसी कोई बात नहीं, और कदम जमा कर हम धरती पर, कदम जमा कर हम धरती पर प्रतन सभी साकार करें, और साथ सभी को लेकर के हम कठिनाई सब पार करें, और अंधियारों से हम डर जाएं ऐसी कोई रात नहीं, और मुश्किल हो या नामुमकिन हो ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देश की बातें चल रही हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, कि ये युद्ध नहीं है नशा मात्र, ये युद्ध नहीं है नशा मात्र, ये युद्ध स्वयं निर्माता है। लड़ा नहीं जो राष्ट्र युद्ध वो कच्चा ही रह जाता है। क्या बात है, नहीं तिलक के योग शीश वो जिस पर हुआ प्रहार नहीं, रही कवारी मुट्ठी वो जो पकड़ सकी तलवार नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। अभी यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, गाने के बाद ही हैं तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर समूह सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो कवि सम्मेलन से ज्यादा ओपन माइक कंटेंट को सुनना पसंद कर रहे हैं, और मुझे शायद, मैं तो बहुत ही कम सुन पा रही हूँ कि कवि सम्मेलन इतने ज्यादा हो भी नहीं रहे हैं जितना ओपन माइक हो रहे हैं। तो इस बात पे आपका क्या नजरिया है? इस चीज को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं कविता को व्यापकता मिल रही है, कविता निकल कर आ रही है, एक उनको मंच मिल रहा है। हाँ जी। और मैंने भी काफी उसको सुना है कि तो कुछ जो नई प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, और इतने मंच तो बड़े हैं नहीं कि जो, लेकिन वो वहां से कई बहुत प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, अच्छी कविता निकल के आ रही है। मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, बहुत बढ़िया है। कम से कम वो एक मंच ऐसा है जहाँ नई प्रतिभाओं को उभार कर लेकर आ रहे हैं और उनको जो है कहने का मौका वहां से मिल रहा है। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और अभी जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, देखिए जो हमारे कवि हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत अच्छा कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप मत कहिए, वो ये कह रहे हैं डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, लेकिन अच्छी कविताओं से आगे बढ़िए। बहुत पॉजिटिव आपका मैसेज है, बहुत पॉजिटिव आपने आंसर किया है। मैम, आपसे एक और सवाल है यहाँ पर। पहले हॉबी मानते थे कविता को, लेकिन अब प्रोफेशन मानने लगे हैं लोग कि प्रोफेशन बना ले, पैसा आ जाए यहाँ से। इस बात पे आप क्या कहेंगी? ये प्रोफेशन मैं नहीं मानती हूँ, मैं दायित्व मानती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सभी जानते हैं। क्योंकि समाज की सभी बातें कविता के थ्रू हम कह सकते हैं जी। जैसे कोई फौजी होते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, तो फौजी के आने की खबर मिलती है किसी भी तरह खत पत्र व्यवहार से, तो कैसी उन दोहों में, उनके शब्दों में तड़पन हो सकती है, उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं दोहों के माध्यम से भी, कैसी भी कई चीजें होती हैं। तो एक दोहा सुनाती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक पत्र मिल गया है कि पति देव आने वाले, तो किस तरह की प्रतिक्रिया कोई गृहिणी क्या सोचती होंगी? रोटी चूल्हे में जले, कर लूं जल्दी काज, और नैन शरबती हो गई, पिया आएंगे आज। अब बताइए कि इसमें अपना दायित्व भी निभा लिया और पति से भी संवाद कर लिया, पत्र के द्वारा, या आने का आनंद भी अनुभव कर लिया। हाँ जी।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। समोज सर, आपकी और भी कविताएं हम सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा हमारे लिसनर्स बेकरार हैं। तो कोई और कविता जो आप सुनाना चाहते हो? देखिए, जिस तरह से आज का ये विशेष आपने आयोजन किया है, तो इस पर कुछ विशेष कविताएं मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ जी। खासकर हमारे नौजवान साथियों के लिए। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी भी जिंदा है। इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी भी जिंदा है। आजादी के मतवारों की गूंज अभी भी जिंदा है। और आजाद भगत सुखदेव गुरु तन से नहीं रहे, लेकिन आसमान में इन चारों की गूंज अभी भी जिंदा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आसमान में इन चारों की गूंज अभी तक जिंदा है। और मैं हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, वो कहा करते थे, उनकी कही एक बात बताता हूँ। वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक और एक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हाँ जी। और उन्होंने हमारी माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर निडर सैनिक को मैं नमन करता हूँ। और वो एक बात कहा करते थे कि कदम बढ़ाकर वापस हो लूं, ये मुझको मंजूर नहीं। कायरता की चादर ओढ़ूं, ये मुझको मंजूर नहीं। और भारत माता के जयकारे आसमान में गूंजेंगे, वंदे मातरम की जिद छोड़ूं, ये मुझको मंजूर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। और यही जो आज का कार्यक्रम है, मुझे लगता है जितने भी शो मैंने अब तक करे हैं इश्कबाजिया के, ये सबसे ही हैं। तो अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सचिन सर, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज के टाइम में स्पेशली जहां यूथ, जैसे आपने बताया अभी कि बहुत डिप्रेशन मोड पे जा रहा है जी। एग्जाम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, दिल टूटना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को घेरे हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स बना ली हैं। तो क्या कविता जो है वो मन को शांत रखने का एक जरिया है? और जो लोग डिप्रेशन में हैं, वो लोग कैसी कविताएं पढ़ सकते हैं कि उनको शांति मिले, उनको पीस मिले, इनर पीस मिले? तो कौन सी वो कविताएं पढ़ सकते हैं? कविताएं तो बहुत हैं। हाँ जी। आप देखिए कि बहुत से साहित्यकारों ने अनेकों यहाँ पुस्तकें लिख के, साहित्य की पुस्तकें लिख के आपके लिए, सबके लिए पढ़ने के लिए रखी हैं। हाँ जी। तो कविताएं बहुत हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, जिनसे इंस्पायर हुआ जा सकता है, मोटिवेट रहा जा सकता है जी। मेन मकसद ये है कि आपका मन हो उनको पढ़ने का। क्योंकि मैंने लगभग 3.5 साल की उम्र में ध्वज प्रणाम किया, मैं संघ का स्वयंसेवक बना। तो तब से ही हमें ऐसा कल्चर दिया गया, नर्चर दिया गया, ऐसी ट्रेनिंग हुई मेरी कि आप अपने अंदर पॉजिटिव कैसे बने रहें, खुद को कैसे बनाए रखें। संस्कारों को बनाने में, संस्कार डालने में माता पिता, पेरेंट्स का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदारों का, आपका सर्कल कैसा है, मित्र कैसे हैं, उन सब का बड़ा सहयोग रहता है। तो जो युवा जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि आपका सर्कल क्या है, आपके आसपास के लोग कौन से हैं। क्या आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो हर समय नशे की लत में हैं, है ना? या आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिनके विचार ऐसे हैं जो समाज को कुछ नहीं देने वाले विचार, है ना? तो ऐसे लोगों से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, सेल्फलेस होके, है ना, सेल्फिश ना होके, है ना, सिर्फ समाज के लिए कुछ देने के भाव से, कंट्रीब्यूट करने के भाव से कुछ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप खुद अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप कहीं अभी खड़े हैं, कहीं लंगर की सेवा कर रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं, मंगलवार को केले बांट रहे हैं, वीरवार को केले बांट रहे हैं, तो आपको उस समय कैसा मन में पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नहीं होता जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कहूँगा हमारे भगत सिंह से, हमारे सुखदेव से, बिस्मिल से, इन सब से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे समाज के लिए आगे बढ़ के अपने जीवन तक दे दी है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी कुछ पंक्तियों में मैं तो अपने युवाओं को और समाज को एक संदेश देना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये सिंहों की सवारी है। ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये सिंहों की सवारी है। इसे अखंड रखने की हमारी जिम्मेवारी है। भगत बिस्मिल हो या सुखदेव हो या लक्ष्मीबाई, किसी भी क्रांतिकारी ने कभी ना पीठ दिखलाई। क्या बात। कभी दुश्मन के वारों से न हारेगी न हारी है। ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये सिंहों की सवारी है। और इसे नेहरू ने, जिन्ना ने
बनाया खेल के जैसा, बनाकर खंड भारत के, लगाया पाक में पैसा, जुड़े खंडित हुई सरहद, कसम अब ये हमारी है, ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये सिंहों की सवारी है। हमेशा माँ के आंचल से महक भरपूर आती है, भारत हमारी माता है, हमेशा माँ के आंचल से महक भरपूर आती है, हवा भी खुशबुएं लेकर फलक से दूर जाती है, इसे हम खो नहीं सकते, हमें ये जान से प्यारी है, ये हिंदुस्तान की भूमि है, ये सिंहों की सवारी है। तो अपने आप को सिंह माने जितने भी हमारे युवा हैं, और अपने देश की रक्षा के लिए और देश को कुछ देने के लिए, सही समाज को कुछ देने के लिए आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आज विश्व कविता दिवस है, मेरे साथ 3 दिग्गज कवि जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है समय भी हो चला है अब जाने का, लेकिन जाते जाते आपका क्या मैसेज है? लेकिन ट्विस्ट है एक, ये मैसेज आपकी कविता के थ्रू होना चाहिए। जी जी, तो मैम आपसे सबसे पहले मैसेज हम जरूर जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें वंदे मातरम को नमन करना चाहिए, अपने देश के लिए वंदे मातरम बोलते रहना चाहिए, क्योंकि शहीदों ने भी यही किया था। तो उसी को मैं पेश करती हूँ कुछ शब्दों में जी। क्योंकि हमने लाल चौक पर तिरंगा रोहण किया था 14 किलोमीटर चलकर, दोनों पति पत्नी, तो उसी गीत को मैं पेश कर देती हूँ। हाँ जी। मेरे माथे की बिंदिया भी बोले वंदे मातरम, हाथों के कंगने भी मेरे बोले वंदे मातरम। और बंद हाजिर करती हूँ। एक रोज आंगन में बैठी छत पर कागा बोल रहा, पपीहा भी प्यू प्यू करता था, कानों में रस घोल रहा, उन दोनों के संवादों में सुनती वंदे मातरम। मेरे माथे की बिंदिया भी बोले वंदे मातरम। हम डल झील किनारे बैठे, सुनी झील कचोट रही, सैनिक टुकड़ी गश्त लगाती, गद्दारों की चोट सही, पत्थर खाकर सैनिक मेरा बोला वंदे मातरम। मेरे माथे की बिंदिया भी बोले वंदे मातरम। और अगला बंद, स्वयं तिरंगा फहराने को लाल चौक हम चले गए, कदम कदम पर क्रूरों की ओछी हरकत से चले गए, वहां तिरंगे को लहरा कर बोले वंदे मातरम। मेरे माथे की बिंदिया भी बोले वंदे मातरम। और अंतिम बंद देती हूँ जी। मक्कारों का करें समर्थन, ये हमको स्वीकार नहीं, जय चंदों के चाल चलन करते हम अंगीकार नहीं, चंदन सी माटी को छूकर कहते वंदे मातरम। क्या बात मेरे माथे की बिंदिया भी बोले वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। समोज सर जी, आपकी कौन सी कविता है? मैं तो 4 पंक्तियों में ही 4 किलोमीटर की कविता देता हूँ आपको। जी जी जी। और 4 पंक्तियां ही अगर आपने संभाल ली मेरे देश के नौजवानों ने जी तो उनके लिए काफी होंगी। मेरा देश संदेश यही है जी कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे। मैं सभी देशवासियों के नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे, अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। क्या बात है, क्या पता बहुत कल खूबसूरत, जवानी रहे न रहे। बहुत खूबसूरत। सचिन सर आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े बड़े कवि यहाँ साहित्यकार बैठे हैं जी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझसे जब किसी ने पूछा कि सचिन जी आप काफ़ी प्रयास करते हैं समाज को कुछ गिव बैक करने का और बहुत समय लगाते हैं जी, तो आप जब आज से काफ़ी सालों के बाद जब आप वरिष्ठ हो जाएंगे, जब आप एज्ड हो जाएंगे, तब आपके क्या यही भाव रहेंगे? तब आपके क्या मन में विचार रहेंगे? इतना समय आप लगा दिया, आपने इतना कुछ कर दिया। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से सोची और उस तरीके से लिखी जो मन के भाव आए कि तमाम उम्र बस यही करता चला गया, तमाम उम्र बस यही करता चला गया, यकीन को यकीन में बदलता चला गया, तमाम उम्र बस यही करता चला गया, और संभले बगैर राह पर चलने की जिद लिए, बढ़ते कदम के साथ संभलता चला गया, तमाम उम्र बस यही करता चला गया, यकीन को यकीन में बदलता चला गया, उड़ान देखने को पंख स्वयं खुल गए, मैं बादलों के जैसे गरजता चला गया, तमाम उम्र बस यही करता चला गया, यकीन को यकीन में बदलता चला गया। रुकावटों को देख कर भी मैं डरा नहीं,
ये आपके लिसनर्स के लिए भी एक मैसेज हो सकता हाँ है जी। कि रुकावटों को देख कर भी मैं डरा नहीं, रुकावटें निकाल कर बढ़ता चला गया, तमाम उम्र बस यही करता चला गया, यकीन को यकीन में बदलता चला गया। और अंतिम पंक्तियां कि हसीन जिंदगी की चाह में डगर डगर, हसीन जिंदगी की चाह में डगर डगर, उठा के गम के बोझ में हंसता चला गया। क्या बात है। तमाम उम्र बस यही करता चला गया, यकीन खो यकीन में बदलता चला गया। जी सर, समूह सर आप कुछ कहना ऐसा चाहते है, हैं? अभी हमने तो अपना संदेश, अपनी बात कह दी, लेकिन मैं एक संदेश अपनी सरहदों पर खड़े हुए हमारे सैनिक भाइयों की तरफ से पूरे भारतवासियों को, बिल्कुल सर। उन्होंने संदेश भेजा है अपने भारतवासियों के लिए जी, जी। जो वहां पर खड़े हैं। वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। क्या बात है, पांव पसारे बहुत सो जाओ, खूबसूरत, हम जाग बहुत रहे हैं। खूबसूरत। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही खास रहा। आप तीनों दिग्गज कवियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई, और बहुत मीनिंगफुल ये सेशन रहा है हमारा, और हमारे लिसनर्स, मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देशवासियों को जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देशवासियों को भी हम यहाँ से प्रणाम करेंगे, और देश के सैनिकों को भी प्रणाम करेंगे, और उससे ज़्यादा साथ साथ उनको प्रणाम करने के साथ साथ हम आपके इस इनिशिएटिव को भी रेडियो महारानी के इस इनिशिएटिव को भी, फरीदाबाद का जो एक बहुत बड़ा उभरता हुआ और बहुत बड़ा नाम है रेडियो महारानी, और आपके फाउंडर्स को भी बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।